भारी बात। पीछे तुम्हें एक चीज और भी पता लगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी बच्चों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। बोलो हाँ। यस सर। ये भी आपको पता है। अब आज जो आप सीखोगे वो क्या है, देखो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने और पढ़ाने में पसीने निकल जाते हैं लोगों के। सबसे पहले तो ये जानो कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। नंबर ऑफ बॉन्ड formed between two atoms is called bond order। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच देखा जाए तो कितने बॉन्ड हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड हैं? और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड हैं? 3। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ जाए तो एक चीज और जान लो। बॉन्ड एक्चुअली एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। बोलो हाँ। ठीक है। रिवीजन करते रहना। केवल मेहनत करके पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है चीजों को सीखने और जानने का। इसलिए कहीं भी सर न पटकना, सिर्फ मेहनत करना बस, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जरा देखो, अगर दो एटम के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगा। यस सर। और अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा? जैसे दो एटम है, देखो, इनके बीच कम ओवरलैपिंग है, और ये दो एटम है, इनके बीच ज्यादा ओवरलैपिंग है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कब कम होगा? जब ज्यादा ओवरलैप करे। बस जब ज्यादा ओवरलैपिंग होगा। और जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा तो इसी को बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ भी घटेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अगर इतनी बात समझे तो अब सुनो गौर से। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए केमिस्ट्री में एक थियरी पढ़ी जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। काफी घटिया थियरी, हम इसको नहीं पढ़ाते। अब नोट्स की कंटेंट और क्लास के कंटेंट में अंतर रहेगा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो से ही नोट्स बनाना। पहला केस 1, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 20 हो, जैसे इधर अपन लिख देते हैं एलिमेंट, जैसे N2O2 C2F2O2 प्लस Cn, और मान लीजिए कि N2 माइनस, इस तरह के एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
और हमसे कह रहा है कि इनका क्या पता लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर पता लगाओ। क्या पता लगाओ? Bond order. तो तुम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पता कर लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 में 14, 14, 12 और इसमें 18 और इसमें 8 दूनी 16 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तभी प्लस आया 15। 7 1 8, 8 2 10, 4 14 और 7 दूनी 14, 1 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया कि नहीं? yes sir, अब सुनो, ये चार्ट याद होना चाहिए तुम्हें। अगर ये चार्ट होगा तो जब तक बाकी बच्चे सोचेंगे तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चार्ट क्या है सुनो, यहां लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले लिखूंगा 14, मुझे मालूम है नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फिर 15.5 से घटा दो 2.5 और 14, 15 के बाद 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, ऊपर जाओ 13 का 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1। इसको याद करना बहुत कठिन है? no sir, इसको याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो ये बात? हाँ सर, ठीक है, अब आगे सुनिए। जब था बॉन्ड ऑर्डर, 1 मिनट रुकना बस। बच्चों यहाँ इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखो इसके लिए 3 था, यहाँ 14, ऊपर 10 तक जाओगे तो 0.5 से घटते जाओ, नीचे 18 तक 0.5 से घटते जाओ। कोई दिक्कत no sir, नहीं? ठीक है, सब लोग इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से निकालते हैं, हम भी तुम्हें बता देंगे, बट इसे कभी यूज नहीं करना है क्योंकि बहुत फालतू की चीज है, बहुत लंबा समय लेगी। तुमको मेरे तरीके से पढ़ना है। अब जरा देखो, जब 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए बोलो? 3, 16, 16 पे, 2, 12 पे, 2, 18 पे, 1, 15 पे, 2.5, 14 पे 3, और 15 पे। 2.5, ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है। सर अगर H2 होता तो? H2 यहाँ के 10 के ऊपर ही लिखे हैं ना। H2 होता तो उसके लिए MOT का इस्तेमाल करेंगे। H2 होगा तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे बना देना, कह देना 1। आगे बोलो। सर अगर H2 जैसे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए तो फिर उनका कैसे ढूंढेंगे सर? किससे अलग हो गए? जैसे 10 के नीचे आ गए, 9, 8, 7, 6। हाँ सर, तो इसको अभी आगे MOT भी पढ़ाएंगे, घबराओ। बहुत ही आसान होगा। फिर देखो MOT में 8 से 10 तक निकालना बहुत आसान है। 10 के ऊपर MOT का ऑर्डर याद नहीं होता है, इसलिए हम उसके लिए ये ट्रिक बताते हैं। और अभी एक्चुअल तरीका तो वही है। देखो ये तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया तरीका है, एक्चुअल साइंटिफिक तरीका वही है, लेकिन महा बकवास है वो।
इसलिए वेट करो, सब्र रखो। पहला केस समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन 10 से ज्यादा हो और 20 से कम हो, ऐसे कर देता हूं। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब दूसरा केस जरा देखो। दूसरा केस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 20 हो तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, सुनना ध्यान से, ये बहुत सबसे फाड़ू तरीका यही है। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम divided by number of bond formed between two particular atom divided by total number of resonating structure। धैर्य रखना, resonating structure। ये तो हो गया जो बड़ी अच्छी अच्छी किताबों में दिया रहेगा। मैं तुम्हें एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि उससे सब काम हो जाएगा। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लो तुमसे इस तरह के क्वेश्चन फिर बच्चों के पसीने निकाल देते हैं, बच्चों क्या टीचरों के पसीने निकाल देते हैं। जैसे तुमसे कोई कहे NO3- में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कौन से बॉन्ड का? गौर से देखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो हमने देखा NO3- ऐसा होगा, N डबल बॉन्ड O बोलो हाँ। अबे हाँ। यस सर। अब रेजोनेंस कराओ तो ये स्ट्रक्चर पूरा घुमा दो। देखो N क्या कर दो, तुम ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर घुमा दो इसको, तो क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. क्योंकि रेजोनेंस का क्या डेफिनेशन बताया था मैंने, जरा बोल के बताओ तेजस्वी। तेजस्वी, इसका So मतलब when the compound is represented by more than one structure in which relative position of atom is same but distribution of electron is different, उसे resonance बोलते हैं। तो देखो इसमें सब में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम सेम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है। अब देखो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम। कोई भी दो एटम तुम सेलेक्ट कर लो, मैं इनको कर ले रहा हूं, तुम जिसे चाहो उसे कर लो, तुम इसे भी कर सकते, इसे भी कर सकते, आंसर सबसे सेम आएगा। तो देखो यहां भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां भी सेलेक्ट कर लिया, तो इनके बीच में कुल कितने बॉन्ड बने हैं बताओ जरा, काउंट करो। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कुल कितने बॉन्ड बने? 2, 1 3 और 1 4। और कुल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 3। 4/3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, यानी 3 1 के 3 1 4, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.33। बोलो हाँ, बोलो। Yes, sir. अबे Yes, भैया sir. बोलो ध्यान से। अब जरा देखो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो NO और तुम O ऐसे ना देखो, इसको ऐसे बना दिए तुम। अब जरा देखो, इतनी बात अगर तुमको समझ में आती है तो तुम स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हो, O और किसी एक पे नेगेटिव, किसी एक पे नहीं दे सकते। ये देखो नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो पर ऑक्सीजन उसका हिस्सा कितना हो गया? -1/3. -1/3। अगर कोई एक चीज 3 पे बट रही है तो पर पे उसका हिस्सा 1/3। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये इन तीनों का रिजल्टेंट है, तीनों का परिणाम है।
समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, जो कि तुम कभी किसी से शेयर भी ना करना जल्दी। बॉन्ड ऑर्डर इस केस में हो जाएगा 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। एक लाइन में ले आ दूंगा, जिसके लिए लोग इतना मेहनत करेंगे। 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, जरा गिनो, गिन के बताओ जल्दी। कितने One. पाई बॉन्ड है NO3 माइनस में? 1. 1 था बस। और कितने सिग्मा बॉन्ड? 3. 3। 3. आंसर क्या आ गया? 1.33. 1.33 यानी 4/3। जो आंसर इतना लंबा चौड़ा कहानी करके आया, वो आंसर मैंने एक लाइन में ले आ दिया कि नहीं ले आ दिया? यस सर। आगे Yes, सावधान रहो और आगे देखते जाओ, जब तक मैं बोलूं चुप सुनते जाओ। जैसे तुमने NO3 माइनस का निकाला, ऐसे तुमसे कोई कहे अगर कि चलो भाई तुमने NO3 माइनस का क्या निकाल दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। केस 2 चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलो 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 यार, ग्रेटर देन 20. अगर कोई कहे कि देखो क्वेश्चन बनाता हूं एक, देखो अगर तुमसे कोई कहे कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर नंबर 1 HSO4 माइनस में, तो जरा देखो HSO4 माइनस कैसे होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O माइनस, ऐसा होगा। देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बार ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ, तो HOSO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और क्या पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ, तो कैसा बनेगा, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। बोलो हाँ। यस सर। क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है? क्या इसके अलावा भी कुछ? No, sir. नो, वेरी गुड। अगर इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है तो आगे की कहानी आप लोग बढ़िया से देखें और चीजों को जानने और समझने का प्रयास करिए। जैसे बच्चों, अब यहां बॉन्ड ऑर्डर कोई निकालेगा तो टैलेंटेड होगा तब ये कर पाएगा, ऐसे तो किसी के बस की नहीं, आदमी बच के भाग लेता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 पर्टिकुलर एटम, तो कितना हो गया 2 + 2 + 1, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए 3, तो 2 दूनी 4 1 5 5/3। और मेरे शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने हैं 2. और सिग्मा कितने हैं, सल्फर 4. टोटल सिग्मा ना गिन देना, सल्फर ऑक्सीजन का कितने सिग्मा है, 3 होगा ना? कितने सिग्मा, 4 काउंट करोगे ना, 3. 1 2 3 4। लेकिन ध्यान रखना, क्या ये बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? No, sir. No. तो वो वाला काउंट नहीं होगा। नहीं करेगा। तो एक नंबर की फाड़ू बात है, ये ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना। रेजोनेंस में ये यही तीनों पार्टिसिपेट किए ना, इतना हिस्सा, तो तुम वही बॉन्ड काउंट करोगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं, वो सिग्मा बॉन्ड ना काउंट करना जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। बहुत फाड़ू बात है। तो आंसर बताओ 5/3 आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। तो तुम्हें मैं दोनों बातें बता दे रहा हूँ, एक जो रियल मेथड है, दूसरा जो हमने डेवलप किया है, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। अगर इतनी बात समझ में आती है तो बच्चों आगे अपन चलते चलेंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चलेंगे।
जैसे अगर कोई कहे PO4 पे -3 फॉस्फेट आयन, P डबल बॉन्ड O पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, शकल तो ऐसे ही होगा। शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे तो लल्ला आंसर दे देंगे 1 + 1/4 5/4। अब लॉन्ग ट्रिक में देख लो, P डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, O माइनस, रेजोनेंस कराओ। चलो ये ऐसे कर दो, तुम्हें यही डबल बॉन्ड सब पे घुमाना है और क्या करना है, P O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, फिर इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, P O माइनस, O माइनस, O माइनस डबल बॉन्ड O, फिर इसको ऐसे कर दो, इसके ऐसे कर दो, तो क्या हो जाएगा, P O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस। बोलो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके। हाँ सर। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अगर मेरे को निकालना हो किसी पर्टिकुलर एटम में तो काउंट कर लो, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 5, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, 5/4 आ गया। अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो PO कितना चार्ज घूम रहा है, -3 चार्ज, कितने एटम पर, -3 चार्ज 4 एटम पे घूम रहा है, तो पर एटम कितना आ गया, -3/4, -3/4, -3/4, -3/4, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, तो यहाँ 1 से ज्यादा है तो डॉट 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 कर दो, 4 × 1 = 4, 1 5, डेसिमल लगाया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, बॉन्ड ऑर्डर 1.25 है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। नहीं समझा? समझा सर। समझा तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझा है तो चलो मेरे को CH3COO माइनस, HCO3 माइनस और SO3 पे -2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दो। मैं आपको टाइम देता हूं, लॉन्ग ट्रिक से निकालना, शॉर्ट ट्रिक से नहीं। मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का। सर CH3CO- का 1.5 है क्या? देख लेते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऐसे करेगा, देखो रेजोनेंस। सर उसको 3/2 आ रहा है। तो यही 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई भी एक बॉन्ड ले लो, मैंने ये ले लिया, तो कुल कितने बॉन्ड बने, 3, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2, 1.5। ट्रिक से निकाल दो। अगर ट्रिक से निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, ट्रिक से निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 प्लस, बताओ ट्रिक से निकालोगे तो कितना आएगा, 2/2। सर 1/3 होगा ना? भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर से। हाँ देखो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 प्लस π/σ, पाई कितना 1, तो सिग्मा कितना लोगे बस यही बता दो, 2 लोगे कि 3? 2। हाँ, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही लिया जाएगा। ये सबके खोपड़िया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ हाँ सर। सर। सर बी का भी उतना ही आया है शायद। तो कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। पता नहीं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अरे तो हमने भी अब जबरदस्ती करना छोड़ ही दिया है, किसी के भी साथ जबरदस्ती। जो खुद से पढ़ेगा उसको ऐसा पढ़ा देंगे जैसा भारत में किसी के पास व्यवस्था
मुश्किल से 1-2 लोगों, 10 लोगों के पास, 50 लोगों के पास होगी। जो नहीं पढ़ेगा अब उसको भैया हमें प्रेशर नहीं करना है, हमको भी गुस्सा लग जाती है, हमारा भी दिन खराब जाता है। अब इसलिए मेहनत करते रहना, मजे लेते रहना। HC डबल बॉन्ड O और OHO माइनस, एक सेकेंड, HCO3 माइनस है ना, तो HCO3 माइनस है तो 2 2 4, ज्यादा बॉन्ड बना दिया मैंने तो। सर सर एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। C डबल बॉन्ड O माइनस OH ऐसा होगा ये। रेजोनेंस यही इतने हिस्से में होगा, जल्दी कह दो हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो आज सर इसका भी 1.5 ही आ रहा है। वेरी गुड, इसका भी 1.5 ही आएगा। SO3 माइनस 2, सर उसका 4 आया, 4। डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस S O माइनस डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस 2 1 3 1 4 4/3 या 1 प्लस 1/3 4/3, दोनों मेथड से आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। पता नहीं समझा कि नहीं समझा? समझा सर। समझा तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई कहे सल्फेट आयन, या ऐसे कह दे SO4 पे -2, SO3 पे -2, SO3 SO2, तुमसे कह दे अरेंज देम in decreasing order of bond order, तो जब तक लोग कहानी करेंगे तब तक तुम धड़धड़ा देना। देखो S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब जरा देखो यहाँ झटाझट देखो, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, यहां भी लिखोगे 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, तो यहाँ 1 प्लस कितने पाई 2, कितने सिग्मा 4, तो कितना हो गया 6/4। 1/2 यानी कि 3/2 यानी 1.5। बोलो हाँ। यस सर। यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, S O O O O, 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे घूमेंगे तो पर ऑक्सीजन कितना हो गया -2/4 -2/4 -2/4 -2/4, और बीच में डॉट डॉट कर दो, क्योंकि एक्चुअल में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है और कहीं भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। रेजोनेंस की वजह से हर जगह 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बोलो हाँ। यस सर। यस सर। पता नहीं समझा कि नहीं? समझा सर। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा 4/3, यहाँ कैसे आएगा 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, इसलिए करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो दोनों सब में एक ही तरह से व्यवस्था है ना, डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, तो 2, यानी कि सबसे ज्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर SO3 का और बॉन्ड ऑर्डर SO2 का आपस में बराबर है। उसके बाद इसका 1.5 है, इसका 1.3 के आसपास, फिर बॉन्ड ऑर्डर SO4 का है और सबसे कम किसका बॉन्ड ऑर्डर SO3 पे। अभी भी नहीं समझे क्या? समझा सर। पक्का? हाँ सर। हाँ ठीक है, समझे हो तो बहुत अच्छी बात।
नहीं समझे हो तो और अच्छी बात। चलो भाई लोग, IO6 पे -5 में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, और बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ ये भी बताओ चार्ज एसोसिएटेड विथ ईच ऑक्सीजन एटम। चार्ज एसोसिएटेड विथ ईच ऑक्सीजन एटम। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 7/6 होगा। पता नहीं जानवी, कितना आया तुम्हारा? सर 7/6 होगा बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल तो होगा, 7/6 बिल्कुल। 6 और चार्ज चार्ज है -5। चार्ज कितना आया हर ऑक्सीजन पे? 5/6। 5/6 5/6 की -5/6? -5। शाबाश, शाबाश बच्चों, बधाई हो। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक और अच्छा क्वेश्चन दे दूं? सबका हाँ सर। आया है? कोई छुपा छुपाया हाँ बैठ तो बता दे, बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो पूछ लेना, ये ना सोचना कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे सामने जितनी तुम्हारी बेइज्जती होगी, बाहर उतना तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, और मेरे सामने जितना इज्जत बनाए रहोगे, बाहर उतना ही इज्जत उतर जाएगी। इसलिए बेइज्जती का ना डरा करो, कुछ भी ना आए तो दहाड़ के पूछा करो। कोई तकलीफ? नो सर। चलो भैया, अब जिसका नाम लेंगे वो बताएगा, सॉल्व हर कोई करेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड तो ये है, इसको कह दो Y। एक बॉन्ड ये है, इसे कह दो X, और एक बॉन्ड ये है, इसे कह दो Z। If X, Y, Z are bond order, then arrange them in decreasing order। चलो जुटो, सब लोग जुटे, जवाब वो देगा जिसका नाम मैं लूंगा। चलो 1 मिनट है, पूरा तुम्हें दे दिया। डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा रीज्वाइन करना, तब आंसर देना है। करो। Al2H6 रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग के भरोसे भी ना रहा करो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग कम लगेगा क्लास में कि चलो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। Al पहले सकते हो क्या? ये डायमर होता है AlH3 का, किसका?
ALH। ALH3। ठीक है, तो AlHHH, AlHHH। बताओ इस एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा है? नो सर। इसलिए यहाँ पर भी बनाना बॉन्डिंग होगी कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ तो सर। तो वो Yes, जो sir. बातें हमने पीछे एक्सप्लेन की, वो सभी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा सकती हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 100% ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर वो सभी बातें यहाँ एक्सप्लेन की जा सकती हैं तो भैया समझ लो कि तुमको समझ में आया। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है कि बनाना बॉन्ड बनता कब है। हाँ सर। यस। हाँ, अब sir. अब ये देखो मेरे नोट्स का क्वेश्चन जो इस साल नीट में आया था। BeH2 ये डायमरिक फॉर्म में पाया जाता है जब ये गैस होता है, और पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है जब ये सॉलिड होता है। डायमर क्या होगा? BeHH, BeHH। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? जल्दी से जवाब दिया करो। No, sir. तो यहाँ बनाना बॉन्ड होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp, और पूरे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2s sp2। तो जब sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन तब तो प्लेनर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, यानी कि बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कह देना sp2, और अगर तुमसे BeH2 का गैसियस फेज में पूछेगा तो बोल देना क्या? sp2s sp2। यानी ये मॉलिक्यूल का पूरे हाइब्रिडाइजेशन और ये बेरिलियम एटम का है। दोनों लिखने के तरीके हैं, दोनों को केमिस्ट्री मानती है। 99% किताबों में वही पहला लिखा रहेगा, दूसरा वाला भी करेक्ट है। भरोसा रखते हो? रखते हो तो अच्छी बात, नहीं रखते तो और अच्छी बात। अब मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो बताओ इसमें, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। देखो पुल जैसा है, ब्रिज बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड कितने हैं? 2। और 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड कितने हैं? अबे बेहोश हो गए। ये देखो, Sir, 2. हाँ बिल्कुल 100%। ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर हैं कि नहीं? और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने हैं? 2। मारूंगा ना, बहुत अच्छी से मार लगाऊं। 4. नहीं समझा? समझा सर। ये सब 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर हैं कि नहीं? हाँ सर। कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से देखो, मजे से समझो, जानो। अब बच्चों, अगर यही क्वेश्चन था नीट का, पॉलीमेरिक फॉर्म में ये सॉलिड होता है तो वहां ऐसे पाया जाता है Be, देखो जैसे HH, BeHH, BeHH, तो ये इससे बॉन्डिंग कर लेता है। ऐसे पीछे से कर लेगा। समझे कि नहीं समझे? समझा सर। तो ये सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बताने थोड़ी आएगा। और ध्यान कब रख पाओगे? जब कोई फालतू का काम दिन में नहीं करते होगे तब। अगर आप कोई भी फालतू का काम दिन में करोगे, ये सब बातें आपको कभी समझ में ही नहीं आएंगी। अब यहाँ बताओ, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना है? 1 2 3 4, sp3 है कि नहीं? sp3 है तो नॉन प्लेनर हो जाएगा कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ब्रिज बॉन्ड है, मानते ही हो, बोलो। हाँ सर। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। सर, हाँ सर आपने जो ब्रिज बॉन्ड बताया, तो ब्रिज बॉन्ड ही बनाना बॉन्ड होगा क्या? हाँ हाँ, उसी को ब्रिज, उसी को बनाना, उसी को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसी को 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, इतने नाम से जाना जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझा सर। ठीक है, तो चलो इतना पढ़ के आओ, जहां तक हमने कराया है नोट्स से इतनी चीजें अच्छे से लिख लीजिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कोई तकलीफ तो नहीं जाए? नो सर। No, sir. ठीक है, चलो फिर मौज करो, आज इतना। थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय बेटा। बच्चों, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। पहला, बेंट रूल, दूसरा ड्रैगो रूल। ये सब अगर किसी से बोल दोगे अपने यहाँ, तो लोग कहेंगे कि बच्चा मेरा पागल हो गया क्या। लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। ऑनलाइन टेस्ट में जो लोग नकल करके नंबर ला रहे हैं, वो अपनी असलियत बहुत ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाएंगे बेटा। और एग्जाम एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे की रियलिटी खोल देता है। तो तुम घबराना मत, लंबे समय तक जब टिके रहोगे तो तुम में और बाकी जनता में अंतर तुम खुद ही देख लोगे। अब बेंट रूल क्या है ये देखो। बेंट रूल समझना इसलिए जरूरी है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करता बातों को। मान लो बच्चों कि अगर हमारे पास लिखा है CF FH, अगर हम लोग इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सब लोग जानते हैं। यस सर। तो Yes, sir. अगर ये सारे के सारे बॉन्ड है जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना मिलेगा? बोलो 25%। भाई sp3 में परसेंटेज s कितना है? 4 ऑर्बिटल में एक s, तो एक में कितना 1/4, तो 100 में कितना 1/4 इंटू 100, 25% है कि नहीं s कैरेक्टर? हाँ सर। ठीक है। हाँ sir. और कार्बन और फ्लोरीन वाले बॉन्ड में भी परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आना चाहिए? 25%। बोलो हाँ। हाँ सर। लेकिन जब इस बात को प्रैक्टिकली चेक किया गया तो बच्चों पाया गया कि यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% नहीं है, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ग्रेटर देन 25% है। और यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो पाया गया कि लेस देन 25% है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। पूछो क्यों? परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां ज्यादा होता है वहां साइज
कम हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि देखो, जैसे तुम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो न्यूक्लियस से निकलते ही सबसे पहले एस आता है कि नहीं? यस सर। उसके Yes, बाद sir. दूसरे सेल में 2s2p, तीसरे सेल में 4s4p। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका मतलब न्यूक्लियस से करीबी उतनी ज्यादा है, और न्यूक्लियस से करीबी जितनी ज्यादा है इसका मतलब साइज जितनी छोटी है, साइज जितनी छोटी है यानी बॉन्ड लेंथ उतना कम। नहीं समझा? हाँ सर। कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ उसकी करीबी ज्यादा है कि नहीं? क्यों ज्यादा है? क्योंकि यस। न्यूक्लियस से निकलते ही पहले एस ही मिलता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो न्यूक्लियस से करीबी ज्यादा, न्यूक्लियस से करीबी ज्यादा तो साइज छोटी तो बॉन्ड लेंथ छोटा, तो साइज बड़ी तो छोटा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इसको किसने समझाया? इसको समझाया बेंट नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसी को बोला गया बेंट रूल। तो बेंट रूल को स्टेटमेंट में कैसे बोला जाएगा? बेंट रूल को स्टेटमेंट में बोला जाएगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम preferred hybrid orbital with less percentages character। बोलो हाँ। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रिफर कर रहा है? लेस एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। देख लो, परसेंटेज कैरेक्टर उसमें कम है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन वो किसको प्रिफर करेगा? मोर एस कैरेक्टर को। यही है बेंट रूल। बहुत भारी बात है, अचानक से आएगा तो बैंड बजा के चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसको ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे मैंने बोला। समझे कि नहीं समझे? समझा सर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे को लेगा? जिसमें एस कैरेक्टर क्या हो? कम हो। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको प्रिफर करता है जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा हो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब दूसरा रूल कौन सा बचा? ड्रैगो रूल बचा। कौन सा रूल बचा? ड्रैगो रूल। बहुत कमीना रूल है ड्रैगो रूल। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, यही है क्या? Yes, sir. अगर यही है तो जरा देखो क्या होगा। अगर ये यही है तो क्या होगा? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, अगर ये यही है तो जरा देखिए क्या होगा। बच्चा देखेगा तो उसे लगेगा कि यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। यहाँ पे भी कितना है? sp3। यहाँ पे भी कितना है? sp3 sp3 sp3। लेकिन यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बाकियों में हाइब्रिडाइजेशन पाया ही नहीं जाता। अब ये बात तुम्हें अजीब सी लगेगी, यही हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, बाकी में हाइब्रिडाइजेशन पाया ही नहीं जाता। रीजन है ड्रैगो रूल। तो अब ड्रैगो रूल क्या है समझो। सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? हाँ सर। Yes. हाँ सर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है, ये तो सबको समझ में आता होगा ना? हाँ सर। हाँ, यस sir. सर। ठीक है, अब जरा देखो ड्रैगो क्या कहता है। देखो पहले N और H के बीच में बॉन्ड बना है, फिर PH ASH SBH BIH। अब अगर यहां देखा जाए तो जरा देखो, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल 1s है
और नाइट्रोजन का 2s 2p3 है, यहाँ 3s2 3p3 1s यहाँ 4s2 4p3 2s यहाँ 5s2 5p3 1s यहाँ 6s2 6p3 1s। तो ड्रैगो ने बोला कि वही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा जहां बाहर से आने वाले एटम और सेंट्रल एटम के बीच एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो। ड्रैगो ने क्या बोला कि उसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा जहां बाहर से आने वाले एटम और सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो। तो अगर यहाँ डेल E1, यहाँ डेल E2, यहाँ डेल E3, यहाँ डेल E4, यहाँ डेल E5 कह दूं, तो बताओ दूसरे और पहले सेल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा या तीसरे और पहले? पहले और दूसरे। इसमें एनर्जी डिफरेंस कहाँ ज्यादा होगा? अच्छा नहीं सर, 6th और 1st में। शाबाश, यानी कि डेल E1 सबसे कम होगा और डेल E6 सबसे ज्यादा होगा। अब भाई पहले से तीसरे सेल में कूदने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं? तो एनर्जी डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? पहले और दूसरे में कि पहले और तीसरे में, पहले और चौथे में? पहले और चौथे में ज्यादा है ना। यस सर। जितनी सेल डिफरेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो बताओ ड्रैगो रूल क्या कहता है? ड्रैगो रूल कहता है कि वही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, फिर से सुन लो, वही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जहां बाहर से आने वाले एटम और सेंट्रल एटम के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या हो? मिनिमम। मिनिमम। तो इसलिए सिर्फ यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाकी और किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। बात नहीं, बातों का बाप है। किसी से भी पूछो pH3 का हाइब्रिडाइजेशन, झट से बोल देगा sp3, लेकिन एक्चुअल में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पाया ही नहीं जाता। समझे? सर 3 और 4 में भी बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है क्या? क्या हुआ? 3 और 4 में भी बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है क्या? जब 3 और 1 में ज्यादा है तो 4 और 1 में और ज्यादा हो जाएगा, और 5 और 1 में और ज्यादा, 6 और 1 में और ज्यादा। और ड्रैगो कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन वही पॉसिबल है जहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या हो? मिनिमम। तो सबसे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस किसमें है? 2 और 1 में। इसलिए वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाकियों में नहीं। कुछ समझ में आया? यस। एक चीज और समझा जा सकता है, पूछो क्या? क्या सर? क्या सर? सुनो ध्यान से। देखो यहां तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है। यहां लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा ना? बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। 4 क्या हो जाएगा? 3s2 3p3, ये तो तीनों बॉन्ड बना लेंगे, ये रहा लोन पेयर। यहाँ 4s2 4p3, यहाँ 5s2 5p3, यहाँ 6s2 6p3। तो देखो इन सब में लोन पेयर कहाँ होगा? प्योर s ऑर्बिटल में। कहाँ होगा? प्योर एस ऑर्बिटल। लेकिन अमोनिया में लोन पेयर कहाँ होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बहुत भारी बात है, बहुत भारी बात है, जो अगर समझ जाओ तो जिंदगी सुधर जाएगी। अब इतनी बातें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप इनको बढ़िया से समझते हो, सीखते हो, तो आप आगे बहुत अच्छे से चीजों को कर पाओगे। तो बेंट रूल क्या था? बेंट रूल था
कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो ऐसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लेना प्रिफर करता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, कम। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल बंदा देखेगा तो उसको ए बी सी डी ये सब आपस में बराबर दिखेंगे। नॉर्मल बंदे को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ अगर बना रहा है तो उसको क्या बराबर दिखेगा कि अगर सब सेम ऑर्बिटल हैं तो इतना तुम जान लो कि ये वाला बॉन्ड लेंथ इससे किससे, कार्बन और फ्लोरीन वाले बॉन्ड लेंथ से छोटा होगा। बोलो हाँ, पूछो क्यों? क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऐसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लेता है जिसमें लेस एस कैरेक्टर हो। लेस एस कैरेक्टर होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और मोर एस कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा कि कम? कम। क्यों? क्योंकि मोर एस कैरेक्टर होने पर न्यूक्लियस के साथ करीबी बढ़ती है जिसकी वजह से साइज घटता है। जिसका साइज छोटा उसके द्वारा बना बॉन्ड छोटा, और लेस एस, और अगर जो है क्या होगा, मोर एस लेस एस कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है। तो मैं जो है आगे बॉन्ड एंगल को नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग और साथ साथ पीछे की चीजें और बेंट रूल और ड्रैगो रूल ये इनफ है। अगर इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो ओवर कंटेंट हो जाएगा। तो आप लोग इनको खूब बढ़िया से एक एक स्ट्रक्चर, एक एक चीज, एक एक बात याद करो। समझे कि नहीं समझे? शाम समझ में आई सारी बात? हाँ सर। ठीक है। अब टेस्ट के लिए टाइम नहीं पा रहा हूं, कुछ रीजन है, अभी जल्दी ही चीजों को प्लान किया जाता है। लेकिन आप लोग ये मत करना कि टेस्ट नहीं हो रहा है तो पढ़ो ही मत। रेगुलर संडे वाला तो टेस्ट चल ही रहा है, बाकी आप वीक डेज में दम लगाओ। तो आज आप लोग अच्छे से पढ़िए पूरा बॉन्ड ऑर्डर, और खूब अच्छे से पढ़िए पूरा क्या, खूब अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर के बाद पढ़िए आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग को। समझे कि नहीं समझे? कल का और आज का लेक्चर अभी तुरंत अपलोड पे लगा दे रहा हूं। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हाँ बोलो। संडे के टॉपिक? संडे का टॉपिक अभी केमिकल बॉन्डिंग ही रहेगा। जब तक पूरा केमिकल बॉन्डिंग हो नहीं जाता तब तक टेस्ट में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही आता रहेगा। बाकी टॉपिक आप तैयार करो। समझे क्या? हाँ सर। बाकी टॉपिक आप तैयार करो कब के लिए? बाकी टॉपिक आप तैयार करो स्टार ऑफ द मंथ के लिए। लेकिन जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं खत्म होता तब तक संडे को सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीजों से भागना मत। समझे? हाँ सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कल क्लास में टेस्ट होगा इस पे जो टॉपिक बोल रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग और वेस्पर थियरी। इन तीनों पे कल क्लास में टेस्ट होगा। खूब बढ़िया से पढ़ के आइए। कोई समस्या हो तो बताइएगा कॉल करके। चलो आज के लिए सर एक बार रिपीट कीजिए ना टॉपिक्स। वेस्पर थियरी, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। ओके सर।